नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और आज का शो डेडिकेटेड है आईटीआर फाइलिंग के लिए। जी हां, कुछ ही घंटे रह गए हैं, उसके बाद डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपसे किसी भी तरह की भूल हो, चूक हो। हमारे साथ आज आपकी मदद करने के लिए सुजीत बांगर जुड़ गए हैं, फाउंडर हैं टैक्स बडी के। सुजीत कौशिक जुड़ गए हैं, टैक्स एक्सपर्ट है। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। दर्शकों के सवाल आ रहे हैं और एक एक करके हम उन्हीं सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सुजीत आपके पास आऊंगी। सुजीत, समझना यह है कि लास्ट मिनट आईटीआर फाइलिंग में अमूमन क्या गलतियां होती हैं। अब की बार डेडलाइन बढ़ाई भी गई है, रूमर्स है कि इसको भी आगे बढ़ाया गया है, लेकिन वो सिर्फ रूमर्स है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 15 सितंबर ही है तारीख जहां पर आपको अपनी आईटीआर फाइल करके फारिग हो जाना है। किन गलतियों से बचना चाहिए सुजीत, बताइए सबसे पहले। देखिए, सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि आप रूमर्स को बिलीव करो और रात तक कुछ न करो और ऐन मौके पे लगे कि यार एक्सटेंड ही नहीं हुई और गलतियों को मल्टीप्लाई करो। तो सबसे पहले रूमर्स को मत फॉलो करो, ये पहली गलती नहीं करनी चाहिए। आना एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि फाइल करते वक्त आप अपना एआईएस टीआईएस जो है वो देखना मत भूलिए। बहुत बार क्या होता है, हम फॉर्म 16 लेते हैं या फिर एक दो अपना इनकम का जो स्टैंडर्ड नोटिंग्स है उसके हिसाब से हम रिटर्न फाइल करते हैं और एआईएस टीआईएस ये जो इंफॉर्मेशन है वो नजरअंदाज हो सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। आज के दिन जल्दबाजी में एआईएस या ये इंफॉर्मेशन 26 ईयर्स एआईएस ये तो अपना काम डिपार्टमेंट ने कर दिया है ना, आसान। तो उसको जो है वो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज जो है कि मिस्टेक मतलब कुछ केसेस मैंने देखे भी 2-3 दिन में कि लोगों को क्या होता है, टैक्स पे करने की जब नौबत आती है तो जूनियन कुछ इश्यूज होते हैं, कैश फ्लो के इश्यूज होते हैं, फंड नहीं है, 4 दिन बाद मेरे पास पैसा आने वाला है, आज मैं टैक्स कैसे भरूं, तो मैं पेएबल करके रिटर्न फाइल करूं क्या। तो ऐसे बहुत, या फिर मैं फिर उसके लिए 2-4 दिन और बिलेटेड फाइल करूं तो चलेगा क्या। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के पास आ जाते हैं। तो मेरा एक कहना है कि कुछ भी करो, पैसा इधर उधर से आप अरेंज करो, लेकिन आज के आज टैक्स भर के रिटर्न फाइल करो। आप इस चीज को ना प्रोलॉन्ग मत करो। नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग करके कैश फ्लो मैनेज करो। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक आज के दिन के लिए, जो ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर बातें जो अक्सर हमारे से स्लिप हो जाती हैं, इसका खामियाजा काफ़ी भारी पड़ सकता है। लेकिन चलिए एक एक करके दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि हम ये पेशकश शुरू कर चुके हैं और तब से लगातार दर्शकों के सवालों का आना शुरू हो चुका है। सुधीर, रमा का सवाल मैं लूंगी आपसे। ये कह रही है कि अगर दो जॉब्स में इनकी इनकम है और है तो इनकी उम्र केवल 20 साल की, लेकिन दो जॉब से इनकी इनकम है और ऐसे में ओवरऑल जो अमाउंट आ रहा है कमाई का 22 लाख का है। अब ऐसे इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाए आईटीआर फाइल करते वक्त? कविता, धन्यवाद मौका देने के लिए। जो हम आज के लिए, मैं एक लाइन पहले बोल दूं, हमारे यहाँ जो कहा जाता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब भी रात तक की इंतजार ना करें। जो ये कह रहे हैं कि पोर्टल नहीं चल रहा या थोड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत रहती है क्योंकि आप लास्ट समय तक वेट कर रहे थे, तो यही मान लो कि ये दिक्कत हर बार आएगी। तो इसको थोड़ा जल्दी करें अगले सालों के लिए। दूसरा, इनकी जो इनकम अगर 22 लाख है और 2 एम्प्लॉयर हैं जहां पर इन्होंने काम किया है, आईटीआर एक ही फाइल होती है जो भी इनकम सोर्स हो, चाहे मैंने 2 एम्प्लॉयर के साथ काम किया हो या 3 के साथ भी किया हो, आईटीआर एक ही फाइल होती है पैन नंबर पर। तो पहला तो वो है कि सवाल कि आईटीआर एक ही फाइल होगी। अब अगर उनके पास कोई और इनकम नहीं है तो आईटीआर 1 ही फाइल होगी, क्योंकि सिंपल है, सैलरी की इनकम है। और अगर थोड़ी बहुत डिविडेंड, सॉरी, इसकी कैपिटल गेन की है भी, लिस्टेड इक्विटी की, तो वो भी उन्होंने आईटीआर 1 में कर दिया। तो आईटीआर 1 फाइल करना उनके लिए सही है और जरूर करनी चाहिए। और अगर उनके एम्प्लॉयर का देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं टैक्स पेबल निकल आता है, क्योंकि दोनों जगह उसको एटीसी या एटीडी की डिडक्शन दे दी जाती है। वो एम्प्लॉयर को अपना पास्ट एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन अगर नहीं देंगे फॉर्म 16 की, तो ऐसा होता है कि उसको सारी डिडक्शन मिल गई। और अगर ऐसा हो गया है तो आज उनको टैक्स जमा कराना पड़ेगा एडिशनली। तो वो जरूर कैलकुलेट करना होता है। जिन्होंने जॉब चेंज की है, बल्कि वो थोड़ा और पहले बात कर लें। सबसे अच्छा होता है अपने एम्प्लॉयर को ही दे दें जहां आप नए ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि ये दुविधा बचे ही ना लास्ट तक, और ना ही कोई इंटरेस्ट पे करना पड़े। क्योंकि जब आप टैक्स लेट पे करते हो तो आप 1% महीना यानी 12%, और आपका एफडी पे 6-7% है। तो मतलब अपने पैसे पे कुल्हाड़ी क्यों मारते रहते हैं लोग, पता नहीं। छोटी छोटी गलती है, लेकिन
लेकिन ये छोटे छोटा भी कई बार अगर 30 साल का करियर है, 40 साल का, इसको इग्नोरेंस को आप 30-40 साल करोगे तो जैसे ब्लड प्रेशर है, वो दर्द नहीं दिखता उसका, पर वो आपका ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक करता है। तो ये फाइनेंशियल क्रंच ऐसे ही आते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी मिस्टेक करते रहते हैं और ये किसी दिन बड़ी बन जाती हैं। तो कोशिश करो कि ये टैक्स जल्दी जमा करा के रिटर्न फाइल करें, अपनी एक ही रिटर्न फाइल होगी। और इंटरेस्ट इनकम जरूर कर दें। और कुछ लोगों को लग रहा है एक बैंक अकाउंट डिक्लेयर कर दिया तो बहुत है। अगर आपके पास 4 बैंक अकाउंट है तो चारों बताने हैं। कुछ लोग इस जीत में बहस कर रहे हैं कि नहीं हम आपको 4 अकाउंट क्यों बताएं, रिफंड है तो एक अकाउंट में आ जाएगा। ये लॉ है, ये इनकम टैक्स वाले जानना चाहते हैं आप कहाँ कहाँ पैसा घुमा रहे हो, रख रहे हो, जो भी कर रहे हो। और अब आपकी कुंडली वो रख रहे हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सुजीत, आप क्या ऐड करना चाहते हैं सलाह के लिए? इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए सुधीर जी ने, तो मैं एक पॉइंट उसमें ऐड ये करना चाहूंगा कि जब 2 एम्प्लॉयर होते हैं तो जब हम दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो पहले एम्प्लॉयर ने जो इनकम डिडक्ट किया है या जो भी इनकम हमने अर्न किया है, इसके अगर डिटेल्स हम दूसरे एम्प्लॉयर को नहीं देते तो हम एक पिक्युलर सिचुएशन में अटक सकते हैं कि वो है कि दूसरा एम्प्लॉयर हमारा इनकम आइसोलेशन में कंसिडर करके उसके ऊपर टीडीएस करे और इंटर्न हमारा टीडीएस कम हो जाए। अगर एक्स टीडीएस रिक्वायर्ड है तो एक्स माइनस समथिंग यही टीडीएस हो जाए। तो उस सिनेरियो में आज जब हम रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो टैक्स लिएबिलिटी आ सकती है, राइट। तो वो टैक्स लिएबिलिटी हमें एक सरप्राइज के दौर पे दिख सकती है, लेकिन वो टैक्स लिएबिलिटी हमें पे करनी पड़ेगी इमीडिएट बेसिस पे। अगर नहीं पे करेंगे तो आगे जाके उसके ऊपर इंटरेस्ट या जो बर्डन है वो ऐड होता रहेगा। और एक पॉइंट कि 2 फॉर्म 16 आएंगे, दोनों फॉर्म 16 में अगर एटीसी का डिडक्शन आइसोलेशन में लिया है तो डुप्लीकेशन हो सकता है डिडक्शन का। और आपको इनकम क्यूमुलेटिव टैक्स कर इनकम करके, जैसे सुधीर जी ने बताया, आपको एज अ सैलरी इनकम हेड में दोनों सैलरी में एक साथ क्यूमुलेटिव वे से आपको टैक्स होनी है। ऑब्वियसली डिडक्शन तो आपको एक पैन के अंदर एक ही वे से मिलने वाला है। तो एक चीज भी वेरीफाई करना है कि अगर 2 फॉर्म 16 में दोनों एम्प्लॉयर के यहाँ पे डिडक्शन का इफेक्ट कैसा गया है, उसका डुप्लीकेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। वो एक केयर हमें लेनी है व्हाइल फाइलिंग रिटर्न। ऑलराइट, अगला सवाल आप ही से लूंगी मैं सुजीत। भवन का है और अलीगढ़ से सवाल भेज रहे हैं। पूछ रहे हैं कि नील रिटर्न क्या फाइल कर सकते हैं अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए? बिल्कुल करना, मोस्ट वेलकम। ओके। लॉसेस है और आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं नील इनकम के, वो तो बहुत अच्छा है। नहीं करना जरूरी भी है वैसे, क्योंकि नहीं करेंगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यस, इनकम भी हो तो उसको अगर फ्यूचर में एडजस्ट करने हैं लॉसेस तो इसको डिक्लेयर करना ही चाहिए। रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी समझ लें, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मेरे ख्याल से ये कुछ जागरूक लोगों में से ही है जो इस तरह का कदम उठाना चाहते हैं, वरना मेरे ख्याल से ऐसी पॉइंट तो मिस हो जाती होगी सुधीर जी लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल होता है जी। और कई बार लोग ना ओवर कॉन्फिडेंट भी हैं। वो किसी के पास जब नहीं जा रहे ना, देखो टैक्स एक्सपर्ट्स की सर्विसेज अवेलेबल है आजकल ऑनलाइन, कहीं पर भी बैठ करके आप बढ़िया से बढ़िया एक्सेस कर सकते हो सर्विसेज। और मतलब प्राइसेस भी एकदम ट्रांसपेरेंट से ही हैं। तो अब उसके बावजूद भी इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है, इग्नोरेंस। दोनों ही चीजें, मतलब नुकसान उसी का ही होता है। तो अगर वो चाहे तो मतलब टैक्स एक्सपर्ट, एडवोकेट सब कुछ अवेलेबल है और बात कर सकता है कि क्या करना चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन को कुछ भी छोटा सा भी दुकान या कुछ व्यापार करता है, उसको आदत है, उसका माइंडसेट है कि मुझे नहीं पता है, मुझे सीए से, एडवोकेट से पूछना है कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे रिटर्न फाइल होगी। ये खास तौर पे जो सैलरीड वाले जो इंडिविजुअल हैं या थोड़े बहुत जो ये फ्रीलांसर्स हैं, ये वाकई फ्री हैं। इनको लगता है जो एम्प्लॉयर ने कर दिया वो ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और एम्प्लॉयर तो सिर्फ सैलरी की देखता है, अगर उसे टीडीएस भी देखना है। और उसके अलावा तो आपकी और इनकम भी, अब आप क्रिप्टो में भी कर रहे हो, अब आप ड्रीम 11 भी खेल रहे हो, अब आप कुछ और भी करते हो। तो वो सब कुछ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इतना आसान थोड़ी है। जैसे हमारे शरीर में जितनी हड्डियां, उससे ज्यादा तो सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में। तो आप सोचते हो कि आप सब कुछ संभाल लोगे, तो ये तो फिर यूट्यूब देख करके ऑपरेशन करने वाली बात हो गई। अगर आप ऐसा कर लोगे तो फिर तो अपना दिल खुद ही खराब कर लिया आपने। मेरा कहना है कि कुछ काम एक्सपर्ट से ही कराने चाहिए, मतलब नहीं करने चाहिए खुद, नुकसान होता है। आपका ऑलरेडी लॉस है, उस लॉस के बदले में अगर आपको फ्यूचर में कोई गेन होना है तो उसका एक प्रोसेस है, कैसे उसको डिक्लेयर करना है। अब वो रह गया आपका गलत, या रिटर्न ही लेट फाइल कर दिया आपने, तो भी आपको नहीं मिलेगा।
बीच में 2 साल कई बार लोग सोचते हैं इनकम नहीं है, रिटर्न फाइल करेंगे नहीं, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड कैसे मिलेगा? फिर वो कानून की या इनकम टैक्स वालों की या सीए की बुराई करेंगे कि हमें बताया नहीं। अब घर जा जा करके कोई नहीं बताता, जिसको दर्द होता है उसी को डॉक्टर के पास जाना होता है। इफ यू फील कि मेरे को कुछ पूछना है तो आपको डॉक्टर के पास या सीए के पास जाना चाहिए। बहुत बहुत लोगों को जरूरत है कंसल्ट करने की, नहीं तो उनका लॉस चलता ही रहेगा इस तरह का। तो ये वाकई आपने कहा कि शायद जागरूक होंगे, इसलिए इन्होंने सोचा या पूछा है। चलिए अगला सवाल सुधीर आपसे ही पूछना चाहती हूँ। राम है यूपी से, वो पूछ रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स को कैसे अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। देखिए, सीनियर सिटीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एज 75 से आगे है और आपका पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम है, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो स्पेसिफाइड बैंक्स हैं कुछ दिए हुए, उनसे होता है। मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक एंड मेजर बैंक्स उसमें कवर्ड है ही। तो ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन के लिए। तो आज के दिन के लिए फाइलिंग के रिलेटेड अगर सीनियर सिटीजन में कुछ देखना है तो अबव 75 एज है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। और अगर लेस देन 75 एज है तो आपको फाइल करना है रिटर्न। ये भी नहीं, मतलब कभी कभी क्या होता है, सीनियर सिटीजन हमारा एक थंब रूल ऐसा होता है 60 के अबव है तो सीनियर सिटीजन है। तो ये डिस्टिंक्शन जो है 75 का, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बिलो 75 है तो आपको रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना है। लेकिन तो 75 के आगे है तो आपको फाइलिंग में वो सहूलियत है, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। ऑलराइट। लेकिन सुधीर इसमें सुजीत को जी उनको डिक्लेरेशन देना होगा अपने बैंक को। वो बैंक को डिक्लेरेशन देना है, आज डिपार्टमेंट को कुछ देना नहीं उनको। हाँ, तो वो बैंक को हाँ, अगर वो सिर्फ बैंक को दिया होगा डिक्लेरेशन तो देना ही है आज उनको। वो बच सकते हैं। अगर पहले दिया नहीं है यस। डिक्लेरेशन तो आज फाइल कर दें। ओके ओके चल डिक्लेरेशन तो पहले देना चाहिए। हाँ हाँ सुधीर जी, एक और सवाल है कनन साहब का। वो पूछ रहे हैं कि क्या एनआरआईज को आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है, और अगर ऐसा है तो किस संदर्भ में फाइल करना चाहिए, किस किस सिनेरियो में फाइल करना चाहिए? जो एनआरआई है इसका मतलब है कि उनकी बाहर की इनकम तो यहाँ टैक्स नहीं होगी, जो नॉन रेजिडेंट है। अगर ये हमने देख लिया रेजिडेंशियल स्टेटस, लेकिन उनकी यहाँ पर कई बार ज्यादातर लोगों की डिपॉजिट्स होते हैं या रेंटल इनकम होती है। तीसरा, उनके पास कैपिटल गेन है। तो इस तरह की जो इनकम है उसके लिए रिटर्न फाइल करनी है। अब कई बार उनकी इनकम अगर आज की डेट में जब 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, या फिर 12 लाख अगले साल में हो जाएगा, तो मेरा रिफंड बनता है, क्योंकि इनका रिफंड जो टीडीएस है उनका रेट हायर होता है जो एनआरआई का है, जो रेजिडेंट के मुकाबले। तो अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है, उस पर मेरा टीडीएस डिडक्ट हो गया है जो कि 30% है, तो भी मुझे रिटर्न फाइल करनी बहुत जरूरी है और जल्दी से जल्दी रिफंड लाना है। तो उसके लिए तो लास्ट डेट बिल्कुल इंतजार नहीं करनी चाहिए, या उससे पहले हम नॉन टीडीएस का या लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट अप्लाई करें। तो एनआरआई जिनका रिफंड है उनको तो करनी ही है। प्लस अगर किसी की 2,50,000 से ज्यादा इनकम है ओल्ड टैक्स रिजीम में और 3 लाख से ज्यादा न्यू टैक्स रिजीम, तो भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसमें नॉन रेजिडेंट एग्जेम्प्ट नहीं हो जाते हैं, वो शर्तें उनके लिए भी हैं। फिर उनको अगर उन्होंने कोई डिडक्शंस के लिए सेविंग कर रखी है, सपोज करो कोई मेडिकल अपने परिवार के लिए, यहाँ पेरेंट्स के लिए लिया हुआ है, तो वो भी उसी में क्लेम करोगे आप। जब तक वो आप क्लेम नहीं करते हो डिडक्शंस मिलती नहीं है। ये भी लोगों को लगता है कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आपको रिटर्न फाइल करने में ये डिडक्शंस क्लेम करनी होती हैं। अगर आप चूक कर गए तो फिर आपको वो भी नहीं मिलेगी, अपने आप से नहीं मिलती है डिडक्शंस, उसको क्लेम करना बोलते हैं। तो वो रिटर्न फाइल करने में ही करोगे आप। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है, आप बाहर नौकरी करने चले गए हैं, उसका जो इंटरेस्ट है वो भी आपको इसी रिटर्न फाइल करने से उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका रेंटल पे कोई टीडीएस कट गया है, वो भी आपको अगर रिफंड लेना है, कोई और इनकम नहीं है, ज्यादा रेंट नहीं है, तो रिफंड लेना या मेरी बेसिक एग्जामिशन से इनकम अबव होना। इसके अलावा जैसे किसी के पास बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा है, वो भी मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग में आ जाते हैं। इसके अलावा किसी के पास 2 लाख से ज्यादा ट्रैवल आपने खुद नहीं किया, किसी के लिए पे किया है, तब भी कई बार लोग पैसे होते हैं तो किसी अपने रिश्तेदार के लिए पे कर दिया, वो तो आपके पैन में आ गया, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इस तरह के अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हैं तो आप रिटर्न फाइल करना जरूरी समझें। इसके अलावा अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए भी कई बार होता है कि भाई मेरी मैंडेटरी भी नहीं है, कोई रिफंड भी नहीं है, बट आई वांट टू कंटिन्यू माय रिकॉर्ड। वो भी एक अच्छा वो रहता है कि भाई थी नहीं इनकम, तो कई बार वीजा वगैरह जो भी इनके आना जाना रहता है उसमें ये सुविधा रहती है कि मैं कंटिन्यूअसली आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, थोड़ा क्लीन सा रहता है रिकॉर्ड। चलिए वक्त थोड़ा, अगला सवाल वीरा का है। और सुजीत जी, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट फाइलिंग एन आईटीआर, या गलती से फाइल कर देना या उसमें कोई गलती कर देना, तो कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या क्या भुगतान होगा? सुजीत जी जरा बताइए, मेरे ख्याल से ये सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है।
देखिए, अगर आप फाइलिंग में गलती करते हैं तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव कंसीडर हो सकता है। डिफेक्टिव रिटर्न को आपको करेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट चांस देता है, और आपको अगर सही समय पे विद इन स्पेसिफाइड टाइम आप वो करेक्शन नहीं करते, और अगर अदरवाइज वो डिफेक्ट आप निकालते ही नहीं, तो आपका रिटर्न इनवैलिड भी कंसीडर हो सकता है। और इनवैलिड रिटर्न का मतलब है कि एज गुड एज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल करते वक्त कोई भी अंडर रिपोर्टिंग चीज नहीं रहनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। तो ये पहली चीज ध्यान रखना। नोटिस भी अगर आता है डिफेक्टिव की, तो आप इमीडिएट प्रोएक्टिवली उसको करेक्ट करवा दीजिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अगर आपका इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अबव है, नीचे है, और आप रिटर्न फाइल करते नहीं, तो फिर उसके ऊपर कोई पेनल एक्शन या पेनल चार्जेस नहीं है। अगर आपका बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अबव इनकम है और आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो आपको 1,000 से या 5,000 रुपए का जो जुर्माना है वो आपको भरना पड़ता है। 5 लाख रुपए से नीचे अगर इनकम है तो 1,000 का जुर्माना है, और 5 लाख के ऊपर इनकम है तो 5,000 का जुर्माना है, वो आपको भरना पड़ता है। और उसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसकी डेडलाइन अभी 31 दिसंबर को है ही। लेकिन मैं बोलता हूँ, आज आप जुर्माना भरने का, पेनल्टी भरने का सोचने का टाइम ही नहीं है। आज ऑप्शन, आज का दिन अपने पास है, 12 बजे तक टाइम है। तो आज अगर आपने इनकम अर्न किया है या फिर आपके पास लॉस है, तो आप रिटर्न फाइल करना चाहिए आज शाम तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप आज रिटर्न नहीं फाइल करोगे, और भले बिलेटेड रिटर्न फाइल करोगे, तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना पड़ता है टू कैरी फॉरवर्ड लॉस। मैं सुजीत एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी इसमें जी सुजीत जी की हाँ बात में, जी कि अगर आपने आज फाइल नहीं करी और आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज किया है, तो आपने डिडक्शन ली हुई है, सपोज करो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो जब बाद में फाइल करोगे तो न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल होती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना अलाउड नहीं है। बहुत लोगों को टैक्स जमा कराते हुए दर्द होता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट भी की फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि नए नए प्रोविजंस हैं, वो मिस कर जाते हैं। होती तो बात सही छोटी सी है, बात है। मगर नुकसान लाखों में चला जाता है, हजारों में। तो ऐसे में जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम ली हुई है, उनको तो कसम खानी है कि आज फाइल करनी है, नहीं तो मेरा नुकसान ज्यादा होगा बिना मतलब ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, होम लोन इंटरेस्ट है, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में रहते हैं, तो वो न्यू टैक्स रिजीम में अलाउड होगा नहीं, आप कुछ भी करो वो तो कानून बदलेगा नहीं। तो इस तरह की जिनकी ओल्ड टैक्स रिजीम की इच्छा है वो तो जरूर कर दें, जिनका लॉस है वो जरूर कर दें, क्योंकि वो फंस जाएंगे, नुकसान ज्यादा होगा। पर और इसके अलावा जी जो अंडर रिपोर्टिंग या मिस रिपोर्टिंग होती है, मिस रिपोर्टिंग मतलब मैंने गलत हेड में दिखा दिया, मेरा कैपिटल गेन में दिखा दिया था बिजनेस इनकम, या बिजनेस इनकम थी दिखा दिया, जानबूझ के करते हैं लोग ताकि एडजस्टमेंट हो जाए कोई प्रॉफिट लॉस की। और ऐसी अगर पकड़ी जाती है गलती, तो इसके ऊपर 200% तक की पेनल्टी होती है। 50% मिनिमम है, फिर 100% है, फिर 200% है, डिपेंडिंग ऑन दी मिस्टेक। इसको मिस्टेक भी नहीं कहते, ये कई बार वॉलेंटरी भी करते हैं लोग जानबूझ करके, जस्ट टू रिड्यूस देयर टैक्सेस। उनको लगता है कौन देख रहा है इतना, कौन चेक कर रहा है इतना, कि F&O का मैं कैपिटल गेन शेयर्स के साथ एडजस्ट कर देता हूं। अब वो दिन नहीं रहे, लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर डिपार्टमेंट के पास अलग अलग डाटा आता है, वो आसानी से पकड़ सकते हैं। और आज नहीं पकड़ेंगे तो साल भर में, 2 साल में, दे हैव द पावर्स टू कैच यू लेटर ऑन ऑल्सो। तो उसको, इस तरह की गलती करने वालों को नुकसान और ज्यादा होगा, यानी कि टैक्स का 200% तक भी पेनल्टी लग सकती है। और ये प्रावधान है, जरूर ऐसे नोटिस आते हैं कुछ लोगों को जो इस तरह की गलती करते हैं, एक एम्प्लॉयर की इनकम नहीं दिखाई, नहीं मैं तो एक ही से फाइल कर दूंगा, ऐसे लोग हैं, अभी भी हैं, अभी भी कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि बच जाएंगे शायद। तो मुझे लगता है वो भी नोटिस का इंतजार करना चाहते हैं, मतलब खुद से नोटिस की शक्ल देखना चाहते हैं, बिल्कुल। तो वो लेकिन भी ना करें ऐसा। ऐसे में सुजीत जी, रिफंड भी आपको कम मिलेगा क्या अगर आप बिलेटेड कुछ फाइल करते हैं तो? इंटरेस्ट कम मिलता है कविता, उस पर अच्छा जो ब्याज होता है, अगर मैं रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करता हूं, तो मैं जिस दिन फाइल करूंगा वहां से मेरा इंटरेस्ट चालू होता है। लेकिन अगर मैंने रिटर्न फाइल की है ड्यू डेट से पहले, तो मुझे 1 अप्रैल से लेके अभी तक का ब्याज भी मिलता है। सरकार कहती है कि भाई आपने सही समय पे काम कर दिया, तो ये ब्याज आपको अब तक का मिलेगा। लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल करने से मेरा रिफंड पे ब्याज कम हो जाता है, जो भी है 6% मिलता है साल का, ½ % महीने का होता है। पर आजकल ब्याज कम देती है सरकार, पहले ही रिफंड दे देती है, कई बार तो विद इन आवर्स आ गया लोगों का रिफंड। तो अभी ब्याज देने वाले दिन पहले थे, अभी कम हो गए हैं शायद, तो रिफंड तो जल्दी आ रहा है वैसे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ऐसे मुझे ये बताइएगा अब तक कितना फाइल हो चुका होगा, कितने रिटर्न फाइल हो चुके होंगे, कोई आंकड़ा अगर आप लोग हमें दे सके तो?
सुजीत जी। मतलब अभी तक अराउंड 7 आई थिंक 6.7 करोड़ या समथिंग या कल रात तक फाइल हुए थे। और कल मतलब 14 सितंबर तक लास्ट ईयर 7.29 करोड़ फाइल हुए थे। तो दिस ईयर का एक्सपेक्टेशन 8 करोड़ का था। तो आज का फाइलिंग अराउंड मुझे लगता है मिनिमम 1 करोड़ का तो फाइलिंग आज होगा, 1 करोड़ प्लस का तो फाइलिंग होगा। सुबह से आप देखेंगे तो अराउंड 11 बजे तक बहुत पिकअप था। मतलब रात मिडनाइट से अर्ली मॉर्निंग से सुबह 10:30-11 बजे तक बहुत रश था फाइलिंग में। 11 से 12 12:30 तक, 11 के बाद 1-1.5 घंटा थोड़ा स्लंप आया। मे बी लोग ऑफिस जाके थोड़ा सेट बीट हो रहे हैं। और लंच ब्रेक से फिर मुझे लगता है स्पाइक आ जाएगा फाइलिंग में। चलिए एक आखिरी सवाल भी लेंगे शो पर। सुधीर जी, रेखा का सवाल है, एआईएस और टीआईएस क्या होता है, इसका मिलान कैसे करना चाहिए और करना क्या जरूरी होता है? जो टीआईएस है उसको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम समझ लीजिए। वो उसके अंदर एक समरी है कैटेगरी वाइज कि मेरी सैलरी की इनकम कितनी है, मेरी डिविडेंड की इनकम कितनी है, टोटल सारी ट्रांजेक्शंस नहीं है, कैटेगरी वाइज समरी होना उसका, या टीडीएस कितना है मेरा, या टीसीएस कितना है। तो वो जो समरी है वो उसकी टैक्स पेयर की, वो ही उसकी डिटेल आपके एआईएस में होती है, एनुअल इंफॉर्मेशन। और जो एआईएस है वो ज्यादा बारीकी से देखने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी जरूर मिलती हैं जो लोगों को सरप्राइज करते हैं कि मेरा कैपिटल गेन कहां से आ गया, मैंने तो कुछ बेचा नहीं, जबकि वो म्यूचुअल फंड स्विच किया होगा या कुछ रिडेम्पशंस की होंगी, एसडब्ल्यूपी किया होगा। वो टेक्निकल चीजों को उतना समझने की बजाय अगर उसमें कुछ दिखा रहा है कि आपका गेन है या आपकी कोई और इससे क्रिप्टो से कुछ आपने किया है, तो लोगों को लगता है क्रिप्टो में कि मेरा लॉस भी तो हुआ है, तो उनको ये नहीं पता कि लॉस एडजस्ट नहीं होना है। अब वो सारी बातों के लिए आर्ग्यूमेंट या जो भी थोड़ी सी डिस्कशन है, कभी कभी उनको नई चीजों के लिए दो दो हाथ करने पड़ते हैं। अब वो लास्ट मिनट पे ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि जब आपने पूरे साल का ये एआईएस वगैरह, ये तो आपको जून में भी अवेलेबल था, तो तभी आप इसको रिव्यू करते रहे क्वार्टरली कि मेरे एआईएस में किस तरह की ट्रांजेक्शन आ रही है। और इसमें कभी कभी ऐसा भी है कि कुछ चीजें रिपोर्ट जो की गई हैं वो बिल्कुल सही ना हो या आपकी हो ही ना, गलती से भी रिपोर्ट कर दियो किसी बैंक ने किसी प्रॉपर्टी में। कई बार होता है एक प्रॉपर्टी में दो नाम थे तो दोनों के नाम से बराबर इन्होंने ट्रांजैक्शन दिखा दी, 1 करोड़ हस्बैंड की भी वाइफ की भी या दोनों भाइयों की, जबकि प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू 1 करोड़ है। तो उस तरह की गलतियां भी पाई गई हैं। तो सरकार उसमें फीडबैक का ऑप्शन देती है, और वो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने कहा आप इसको एक्सेप्ट करो, या नहीं करना है तो हमें रीजन दो कि कितना आपके लिए सही अमाउंट है। ऐसे ही सैलरी में कई बार एम्प्लॉयर बाद में उसके फॉर्म 16 में रिवाइज करता है, उसको अलाउ करता है, तो वो सब चीजें अपडेटेड हैं उस एआईएस में या नहीं है। तो रिटर्न आपको अपनी सही भरनी है। अगर एआईएस में कुछ गलत आ रहा है तो उसका फीडबैक देना, ना कि सिर्फ एआईएस को देख करके रिटर्न फाइल कर देनी है। आपको ये चेक करना है कि मेरी एक्चुअली ये इनकम जो दिखा रही है सरकार, या जितना टीडीएस, कई बार टीडीएस भी पूरा नहीं दिखाते हैं क्योंकि किसी ने डिपॉजिट नहीं किया, या जिसने डिपॉजिट किया उसने मेरे को पैन में क्रेडिट पूरा नहीं दिया, डिले कर दिया। कई बार कंपनीज भी, छोटी कंपनीज खास तौर पर, कुछ इस तरह का डिलेज पाई जाती है। तो वो अपना एक्चुअल, अगर आपको फॉर्म 16 में उसने टीडीएस दिखा दिया है, जमा नहीं भी किया है, तब भी रिटर्न आप पूरी फाइल करेंगे, और उसका जो एआईएस है उसका हाथ के हाथ आप अपना फीडबैक दे दोगे ताकि वो करेक्शन हो जाए। क्योंकि नहीं होगी तो रिटर्न प्रोसेस करते समय आपको वो फायदा नहीं मिलेगा। तो फीडबैक देना भी जरूरी है। अगर आपके खिलाफ कोई लीगल कोई नोटिस वोटिस सरकार ने दिया है, वो भी उसमें नजर आता है कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग है, कोई डिमांड पेंडिंग है, तो उसका आंसर भी करना होता है। तो एआईएस एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। पहले 26 एएस होता था जिसमें सिर्फ टैक्स की इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपकी टैक्स के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है, आपका टीसीएस है, आपने कोई गाड़ी खरीदी है उस पर टीसीएस है, आपने कोई फॉरेन कंट्री का कुछ ट्रैवल किया उस, या कोई पेमेंट की है, तो बच्चों की एजुकेशन के लिए पेमेंट की है, मेडिकल के लिए की है, वो टीसीएस जो क्लेम करना है वो सब इसमें दिखता है। और कई बार लोगों को पता नहीं होता, वो भी टीसीएस जो है टीडीएस की तरह क्लेम कर सकते हो अपनी रिटर्न है। और बहुत अच्छा है कि आप अपने एम्प्लॉयर को ही बता दो ताकि आपका टीडीएस कम हो जाए। तो इसलिए इन दोनों को देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए मेरे ख्याल से इस पेशकश को हम यही समाप्त करते हैं। आप दोनों जो है जुड़े और लास्ट में आईटीआर फाइलिंग को लेकर गलतियों से कैसे बचना चाहिए, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मुझे भी हमारी आईटीआर की पाठशाला की आज की खास पेशकश में इजाजत दे, लेकिन जाते जाते अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए, आप चाहें तो अपने सवाल यूट्यूब पर भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम आपके लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं इस शो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।